नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज के इस क्लास में एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स का सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स ऑनर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे पीजी भी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप लोग को टोटल यहाँ पे 4 ऑनर्स पेपर पढ़ना है, जिनमें से पेपर 1 में आप लोग को पढ़ना मैथमेटिकल यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसी का हम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले। देखते हैं आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पीजी के लिए है सेमेस्टर 1। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग का जितने भी आप लोग सेमेस्टर में एग्जाम दिए होंगे यूजी सेमेस्टर में, तो आप लोग को एग्जाम में टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम हुआ होगा, लेकिन अब पीजी में आप लोग का टोटल 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लेवल पिछले बार क्या था और इस बार भी क्या रहने वाला है। तो आप लोगों को जो है टोटल 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन व्हिच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें जिनमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है, यानी कि प्रश्न संख्या 1 सॉल्व करना है, जिनमें से एक में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न और शॉर्ट टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ग्रुप में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑप्शन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से टोटल यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए। ठीक है, जिनमें से पहला प्रश्न है फॉर द डिमांड फंक्शन का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें पूछा गया कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्राइस इन द मार्केट, यानी कि अधिकतम कीमत कब हो सकता है मार्केट में। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से आपका कुछ फंक्शन के रूप में डिमांड फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, जिनमें से ऑप्शन नंबर 1 है P = 64, ऑप्शन नंबर बी है P = 35, ऑप्शन नंबर 3 है P = 88, P = 84, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग सेमेस्टर 4 में डिमांड फंक्शन पढ़े होंगे तो सभी को पता होगा, जो होता है मांग जो होता है कीमत पर निर्भर करता है, यानी कि मांग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कीमत या इसे प्राइस कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि कीमत जो होता है कीमत अधिकतम होने पर मांग जो होता है घट जाता है। तो कीमत अधिकतम कब होगा? जब मांग शून्य होगा, यानी कि डिमांड शून्य होगा। इसी को यहाँ पे वैल्यू को पी का वैल्यू पुट करना है। अगर देखेंगे डी का वैल्यू किस में 0 आता है, जिसमें 0 होगा उसी में अधिकतम प्राइस होगा। इसी चीज़ को चेक करना है। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। जिनमें से आपका जो वैल्यू दिया हुआ है 100 डी + 88 = P। अगर P का वैल्यू हम 88 को पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो D का वैल्यू 0 आ जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। 100 D + 88 = P। P का वैल्यू अगर हम 88 को पुट करते हैं तो ये +88 में इधर आएगा 0 हो जाएगा, और 100 D = 0, तो D = 0, यानी कि अधिकतम कीमत कब होगा? जब P का वैल्यू 88 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ठीक है, अधिकतम कीमत तब होगा जब डिमांड 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। उम्मीद करता आप लोग यहाँ तक समझ गए। जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है इफ वन रो ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द मल्टीपल ऑफ द अदर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर शायद 0 हो सकता है। चलिए इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट का ये रहा सिंबल। इनमें से आप किसी भी रो का कुछ नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं 2 और 4। ठीक है, उसी का मल्टीपल करना है। ठीक है, इसका गुणज, तो 2 का मल्टीपल 4 और 4 का मल्टीपल 8। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इन दोनों को भी केचिया गुना, जिसे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो 2 × 8 16 होगा, और 4 × 4 16 होगा। सो 16 - 16 तो 0। तो यानी कि आप कोई भी एग्जांपल यहाँ लेकर प्रूफ कर सकते हैं कि इफ वन रो ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द मल्टीपल ऑफ द अदर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 4 ही लें, 3 4 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि इसका मल्टीपल आप इसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना और ये चेक करना कौन सा वैल्यू 0 हो रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे।
नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है, फॉर फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली द नेसेसरी कंडीशन इज, यानी कि मोनोपोली में इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि MC = MR बराबर होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये चीज़ आप लोग को मोनोपोली में थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में पूछा गया कि द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, यानी कि TC टोटल कॉस्ट, जिसे आप डायरेक्ट TC भी कहा जाता है या T से भी डिनोटेट किया जाता है। इसका वैल्यू दिया है 4x² + 3x - 100। तो इसमें आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। ये भी जो क्वेश्चन नंबर डी है आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े होंगे। यानी कि टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना होता है। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन TC, यानी कि TC का डिफरेंशिएशन निकालना होता है। तो डिफरेंशिएशन TC/dx, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो 4x² का 8x और प्लस 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, और x का 1 होता है। 1 को लिखा नहीं जाता है क्योंकि 3 × 1 3 होगा। तो राइट आंसर 8x + 3। तो चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं, जिनमें से ऑप्शन नंबर 1 है 10x + 3, ऑप्शन नंबर बी है 8x + 3। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर ई में पूछा गया, होमोजेनियस फंक्शन इज यूज इन, यानी कि होमोजेनियस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है यंग थ्योरम है या यूलर थ्योरम है। तो होमोजेनियस फंक्शन का जो यूज किया जाता है यूलर थ्योरम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर एफ में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहचानना है उदाहरण को, जिनमें से ऑप्शन नंबर 1 में है 88 यानी कि 81 पर पावर x, ऑप्शन नंबर 2 है x⁻81, ऑप्शन नंबर 3 log x⁻81, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि सभी जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, यानी कि किसी पर पावर डिपेंड है, वेरिएबल है, तो ये सभी जो होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न। अब शॉर्ट टाइप के प्रश्न यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर बी का पहला प्रश्न ये में पूछा गया, यूज ऑफ क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, यानी कि क्रॉस आंशिक व्युत्पन्न की उपयोगिता के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना, कम से कम 150 वर्ड में लिखना रहता है। पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पूछा गया, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस को भी करवा देंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जिनमें से क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है, गेम थ्योरी से पूछा गया कि प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटजी सॉल्यूशन ऑफ गेम, यानी कि गेम थ्योरी का प्रकार है, उन्हीं में से प्रश्न पूछा गया। तो गेम थ्योरी बहुत ईजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी। अब आता है लॉन्ग टाइप के प्रश्न, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न जो है 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिनमें से क्वेश्चन नंबर 2 सेट थ्योरी से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जिनमें से पहला प्रश्न है, सेट ऑफ ए दिया हुआ 1 2 3, सेट ऑफ बी दिया, सेट ऑफ सी, तो फाइंड करना ए माइनस बी यूनियन सी, यहाँ पे प्रूफ करना रहता है, और वही चीज़ आपसे पूछा गया है। और अगला है ए माइनस बी फाइंड करना है। तो ए माइनस बी का डिफिनेशन जो होता है, ये के वे सभी एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है, और इसी का जो इसे इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है। और ए माइनस सी, तो ये फाइंड करना, नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, कंसीडर द टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ TC = 400x - 10x² + 3x⁻³ तो फाइंड करना AC एंड MC। तो AC निकालने के लिए TC/x होता है, सभी को पता होगा, सेमेस्टर 4 में इस चीज़ें पढ़ना था। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट अभी हम कुछ देर पहले सॉल्व की, तो मार्जिनल कॉस्ट निकाला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ TC का। नेक्स्ट है बी में पूछा गया है, आउटपुट एट व्हिच AC इज मिनिमम, AC का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जो इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, पहला थ्योरी 7 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 4 का ये, जिनमें से एक थ्योरी पूछा गया, डेफिनेट एंड डेफिनेट, डिफाइन डेफिनेट एंड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी कि निश्चित और अनिश्चित इंटीग्रेशन का डिफिनेशन पूछा गया है, एकीकरण जिसे हिंदी में कहा जाता है इंटीग्रेशन को। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x² को हम सभी यहाँ पे जो भी ऊपर वाले पोर्शन है उसको हम डिवाइड करेंगे, इसके बाद इसका हम इंटीग्रेशन निकालना। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, जो
हाँ, इंटीग्रेशन का एक नियम होता है आइलेट, तो ये आइलेट मेथड से सॉल्व होगा। अगर आप लोग सॉल्व कर पाते हैं तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न को भी सॉल्व करवा देंगे। अगला प्रश्न कंज्यूमर सरप्लस से प्रश्न पूछा गया हिंदी में, जिसे उपभोक्ता संतुलन जिसे कहते हैं, ठीक है। फाइंड कंज्यूमर सरप्लस व्हेन डिमांड फंक्शन का वैल्यू दिया रहता है, जिनमें से फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस, और यहाँ पे डिमांड फंक्शन दिया हुआ है P=4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 में मैट्रिक्स से प्रश्न पूछा जाता है, जो हर बार यहाँ से प्रश्न आना तय रहता है 14 से 15, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक्स से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है और हर बार यहाँ से पूछा जाता है, जिनमें से पहला प्रश्न है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। इनवर्स को फाइंड करना आप लोग सेमेस्टर 4 में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप कुछ बताते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसके बाद इसका कोफैक्टर यानी कि इसका कोफैक्टर निकाला जाता है, और कोफैक्टर निकालने के बाद ट्रांसफॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किया जाता है। तो इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, A⁻⁻1, इसे इन्वर्स कहा जाता है। और इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तब से पहले हम एडजॉइंट को निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए मैट्रिक्स को जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ से आप लोग को एडजॉइंट प्राप्त हो जाएगा, और इसका पहला डिटरमिनेंट निकालना होता है, और इसे इस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स, यानी कि समीकरण का प्रयोग करते हुए एक्स वाई जेड का यहाँ पे वैल्यू निकालना रहता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का जैसा ही सॉल्व करना रहता है, ठीक है। क्रेमर्स रूल्स से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया, इसमें से एक्स वाई जेड एंड सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स, यानी कि इक्वेशन का मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हुए इसके एक्स वाई जेड का वैल्यू प्राप्त करना रहता है, ठीक है। इसमें भी इनवर्स निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। सारा प्रोसेस करने के बाद एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में सैडल पॉइंट यानी कि गेम थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द सैडल पॉइंट, जिनमें से ए का वैल्यू दिया, सैडल पॉइंट निकालना रहता है, बहुत इजी रहता है, ये हर बार एक प्रश्न भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, LPP जिसे कहा जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे ग्राफिकली मेथड से इसे सॉल्व किया जाता है ग्राफ पेपर में, जिनमें से मिनिमाइज का वैल्यू दिया रहता है, जिसका आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी में से फाइंड करना रहता है LPP का वैल्यू, जो भी होगा मिनिमम वैल्यू उसी को ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ आप लोग से टोटल 2 से 9 नंबर तक टोटल सारे इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में सारे प्रश्न को सॉल्व करवा देंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।